ओके। मॉड्यूल फर्स्ट, उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। ये ब्रेक छोटा सा पड़ता, पता नहीं चलता कब खत्म होता है ना। पानी वानी पीते हो तब तक आ जाता, टाइम हो जाता है। नहीं, मैं ही नीचे गया चाय वाय पी, तब टाइम हो गया वापस। है और कम करूं? क्या क्या करूं? अरे ऐसा है, मैं बताऊं आपको। शुरुआत में आप कवर कर लेंगे ना थोड़ा ठीक ठाक, 50-1% तक सिलेबस। उसके बाद में आपको भी इतनी टेंशन नहीं रहेगी सिलेबस को लेके भी, और आपके पास पढ़ने के लिए खुद के पास कंटेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ताकि रिवाइज भी कर सको। स्टार्टिंग में क्लास कम रहेगी, बाद में ज्यादा रहेगी ना, तो आप खुद कब पढ़ पाओगे? स्टार्टिंग में तो क्लास ही रहेगी, लास्ट में फिर क्लास ही रहेगी, फिर आप खुद कब पढ़ पाएंगे? इसलिए प्रारंभ में ही क्लासें से ही सेट कर दी जाती है, ताकि आपको टाइम पे आप खुद भी पढ़ सकें, रिवाइज भी कर सकें, और सिलेबस टाइम पे हो तो आपको एक भरोसा भी रहता है कि हाँ हो जाएगा। नहीं तो ये भी नहीं रहता ना, अभी तो सिलेबस ही नहीं हुआ, अभी तो 45 चैप्टर एक हुआ, ऐसा होता। चलो भाई। हाँ, प्रारंभिक विद्युत हेडिंग डालो। प्रारंभिक विद्युत के बारे में छोटी छोटी कई चीजों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना भाई, ठीक है? देखो कि विद्युत है, जो विद्युत है हमारे पास दो प्रकार की है। एक है स्थिर विद्युत की, हाँ बैठो 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 भाई। दूसरी है गतिक विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में आप जानते हो कि हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा ना, आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, और आवेश का अनुभव होता है। आवेश का क्या होता है? अनुभव। गतिक विद्युतिकी होता है जिसमें आवेश का संचरण हो जाता है। जब आवेश का संचरण होता है वो गतिक विद्युतिकी है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने का मतलब ही ये हो गया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब आप कहेंगे बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक, दो और यहाँ तीन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने के कारण आवेश का संचरण होता है। तभी तो आप विद्युत धारा को कहते हो आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है। यह विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का संचरण हो रहा है, तो हमारे पास कौन सी विद्युतिकी है? गतिक। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गतिक विद्युति। लेकिन कुछ स्थिर विद्युति का भी गुण आएगा, हम स्थिर से गतिक में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बाद गति को लेकर आगे चल पड़ेंगे। फिर काफी दिन हम गतिक पढ़ेंगे,
उसके बाद हमें वापस याद आएगा कि अब हम नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आ जाएंगे। यही क्रिया चलती है, करो नोट। हो गया भाई? चलो भाई, अब ये प्रारंभिक विद्युत के बारे में अब हम देखते हैं। हेडिंग लिखो, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा के बारे में देखो, ये विद्युत बल रेखा धनावेश से क्या हो रही है भाई? बाहर निकल रही है। विद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर निकलती है। विद्युत बल रेखा ऋणावेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो बताइए, यदि मेरे पास दो आवेश है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश, तो विद्युत बल रेखा क्या जाएगी भाई? धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश, यही जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। यदि मेरे पास दो आवेश है, दोनों समान प्रकार के हैं, एक आवेश छोटा और एक आवेश बड़ा है, तो छोटा आवेश होगा तो उसका चुंबकीय बल रेखा क्या निकलेगी? कम, और बड़ा आवेश होगा तो चुंबकीय बल रेखा क्या निकलेगी? ज्यादा। समझ गए? तो ये हमारे पास बड़ा आवेश, चुंबकीय बल रेखा क्या निकलेगी? ज्यादा। छोटा आवेश चुंबकीय बल रेखा कम। समान प्रकार के हैं तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। असमान प्रकार के हैं तो आकर्षण। चुंबक के अंदर जो बल रेखा होती है वो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर एक पूरा पाथ बनाती है। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, ऐसा पूरा बंद है कि नहीं है? ये केवल प्लस से माइनस जा रही है तो ये बंद वक्र बनाएगी, खुला वक्र बनाएगी। खुला वक्र, चुंबक का वक्र कैसा होता है? बंद।
क्योंकि आप एन से एस, एस से वापस एन, एन से एस, एस एन, ये केवल प्लस है माइनस, तो इसका वक्र कैसे होता है? खुला। अब आप इसको नोट कर लो, मैं इसका जो भी बताया गया वो पॉइंट सारे लिख लेता हूं। धनावेश से लंबवत बाहर निकलती है ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करती है, यह है सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। इसका वक्र खुला प्रकार का होता है। इसका वक्र कैसा होगा भाई? खुले प्रकार का। तो धनावेश से लंबवत बाहर निकलती है, ऋणावेश में लंबवत प्रवेश करती है, सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है। इसका वक्र किस प्रकार का है भाई? खुला प्रकार का है। और चलो ठीक है, इसका वक्र खुला प्रकार का होता है। यदि आवेश चलायमान है तो बल रेखा भी चलायमान होगी। आवेश चलायमान है तो बल रेखा भी कैसी होगी? यानी ये भी गति करेगी ना। आवेश गति करेगा तो बल रेखा भी क्या करेगी? चलायमान होगी। ये बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, करो नोट। बड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखूंगा, 3 4। ये बड़ा सिंपल सा है, ये टफ थोड़ी है। कोई ऐसा है जिसको बल रेखा समझ नहीं आई है? मतलब मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि बल रेखा समझ नहीं आई है। धनावेश से निकली, ऋणावेश प्रवेश करी, तो धनावेश है ऋणावेश, वापस ऋणावेश से धनावेश आई नहीं, तो एक ही तरफ है, तो खुला वक्र है। आवेश चलेगा तो बल रेखा भी चलेगी। बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, बल रेखा सदैव ही तनावपूर्ण होती है। जो चुंबकीय बल रेखा कंडीशन वही तो है यहाँ। और बल रेखाएं जो हमने कहानी इतनी सारी कही है, ये सब काल्पनिक है। देखी तो किसी ने है नहीं, तो बल रेखा कैसी है? वास्तविक है, काल्पनिक है? काल्पनिक है। जैसे भूत होता है, ये भी है। बल रेखा सदैव काल्पनिक ही तो होती है। बल रेखा दिखती थोड़ी है आपको, ओहो ये विद्युत की बल रेखा जा रही है, ऐसा दिखा कोई? बल रेखा क्या होती है? काल्पनिक। और जिसकी हमने कल्पना की उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। देखो ये ऐसा नहीं है
ये बल रेखा जा रही ना, एक दूसरे को काट नहीं रही है और दिक्की किसी को है नहीं, फिर भी हम कहते हैं काट नहीं रही है, ये इधर से इधर ही गई है। हमने बेसिक थ्योरी देखी थी, उस थ्योरी के आधार पर इसको करके चीजें समझाई। कुल मिला के यहां से चीजें जैसे हम प्रैक्टिकली आगे आएंगे तो इसका नतीजा दिख जाता है, तो हम कहते हैं हाँ जैसे हम कह रहे थे वैसा हुआ था। आपको कह दे कि गांव में कह दे कि रात को उस रोड पे जाओगे ना, रात को 9-10 बजे तो भूत रहता है, और आप एक दिन साइकिल से जा रहे थे गिर गए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं भूत तो है। मैं तो खुद गिर गया था, बड़ा डर के आया था। प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस हो गई ना, और तो क्या चाहिएगा। हाँ साइकिल तो सुबह ही लेने जाओगे वापस, रात को खुद आओगे हैं। हाँ लिख ले भाई। ओके, विद्युत बल रेखा के बाद में आता है विद्युत क्षेत्र। बहुत ज्यादा तनाव लेके मत देखना, इसमें कायदे से तो वोल्टेज और धारा के बारे में देखना था, लेकिन थोड़ा सा साइड में पूछ लें तो बेसिक सीख लो। कायदा क्या था, इसमें वोल्टेज और धारा ही है। आपकी निमी की खुद की किताब खोलोगे तो वोल्टेज और धारा है, ये तो वो करता भी नहीं है केस, लेकिन परीक्षा में सवाल आते हैं अलग अलग एग्जाम में, इसलिए ध्यान से देख लो थोड़ा सा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बेसिक है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखा का प्रभाव है, जहां तक विद्युत बल रेखा फैली है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब बताओ कि ये मैंने जो डॉट दिया ये विद्युत क्षेत्र में है कि नहीं है, है। ये डॉट मेरे विद्युत क्षेत्र में है क्या, नहीं। बस इतना सा मामला है। वह क्षेत्र जहां तक विद्युत बल रेखा का प्रभाव होता है या बल रेखा को अनुभव किया जाता है, एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र के साथ में आती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और मैं आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ाई है, पढ़ाई ना। और मैंने कहा था ये आगे वापस आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लो, क्योंकि समझने की चीज केवल यही है, अभी तक हमने पढ़ा है वो एक्स्ट्रा में साइड में अतिरिक्त चीजें पढ़ी है। जैसे आप ऐसे समझो कि खेत में 11 केवी के एक तार गिर गया, ठीक है, गिर जाता है ना कई बार, 11 केवी का तार टूट जाता है, गिर गया। तो आप बताओ कि जो इसके पास में यहाँ खड़ा है वो तो इससे प्रभावित होना ही है, प्रभावित होना यानी कि झटका आना, मौत होनी है, जो एकदम नजदीक है। जैसे जैसे दूर जाओगे इसका वोल्टेज क्या होगा, कम। जैसे जैसे दूर जाओगे तो वोल्टेज का प्रभाव और क्या होगा, कम। और दूर जाओगे तो वोल्टेज का प्रभाव और कम, और दूर जाओगे तो वोल्टेज का प्रभाव और कम। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये हमारे पास विभव का प्रभाव उच्च से निम्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब एक दिशा बतानी है, तीव्रता इंटेंसिटी तो एक दिशा बताएगी, तो ये तीव्रता है तो एक दिशा बताएगी, दिशा बताएगी। तो राशि कौन सी है, सदिश राशि, सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो बताओ दिशा कौन सी है, तो आप कहेंगे उच्च विभव से, क्योंकि जहां तार गिरा वहां वोल्टेज ज्यादा है, जिधर तार गिरा हुआ ही नहीं उधर वोल्टेज तो 0 है। तो उच्च से निम्न क्यों, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर।
ठीक है मामला। तो सदिश राशि क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, क्योंकि इसमें दिशा पता चल गई हमें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, अब ये जो है ना ई एक्चुअल में हमारे पास होता है इकाई लंबाई पर वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। ई बराबर वी बटा एल लिख दो या वी बटा एक्स लिख दो, या तो वी बटा एल या वी बटा एक्स। लंबाई को मैं एल लिख दूं, कई जगह एल लिख दिया जाता है, कई जगह एक्स लिखा जाता है। तो आप इसे क्या लिखोगे, इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन। जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे मान लो ये कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी में वोल्टेज कितना उत्पन्न हुआ है, 2 मीटर की दूरी में वोल्टेज कितना उत्पन्न हुआ। वो गेट बंद करके आ जाओ भाई, कबूतर वापस आएगा है। पीछे का पंखा बंद करते हैं, अच्छा सूख रहे हैं, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला विभव में परिवर्तन, ई बराबर वी बटा एल। आप बताओ, इसको देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति। मैंने कल पढ़ाया था, तो मैंने कल या परसों मैंने कहा था इसका एक और मात्रक आएगा, वो क्या आएगा, आ गया बस। तो विभव में होने वाला परिवर्तन उच्च विभव से निम्न विभव। अब आते हैं मजे की बात कि भाई जैसे मान लो विद्युत का झटका है, कहीं तार गिरा, तो पैरों के बीच में क्या हो गया, वोल्टेज का अंतर हुआ, विभवांतर। और धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, विभवांतर के कारण होता है। तो झटका आएगा शरीर में, जैसे मान लो यहां पर तार गिर गया और कोई आदमी यहां पर खड़ा है, तो दो पैरों के बीच विभव का अंतर तो होगा, क्योंकि जैसे मान लो यहां पर खड़ा होगा तो ऐसे ऐसे जगह कहीं खड़ा है ना भाई, तो इस बिंदु और इस बिंदु में अंतर तो है ही, और अंतर होने के कारण क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न हुआ। विभवांतर उत्पन्न होने का मतलब धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा तो झटका आएगा। जब झटका आए तो यदि आप पैरों को पास पास में सटा लें तो फिर भी विभवांतर उत्पन्न होगा क्या। तो किसी ने पढ़ाया था ऐसा, कहीं मैंने देखा था कि यदि यानी जैसे झटका आए तो पैरों को पास पकड़ लो। तो मैंने ये कहा कि झटका आने बाद ऑप्शन कौन देता है, जब विद्युत का झटका आता है उसके बाद ऑप्शन कहां मिलता है, कि आप क्या करना चाहते हैं, झटका खाना चाहते हैं कि पैर पास में करना चाहते हैं, कि नहीं नहीं मैं तो झटका खाना ही चाहता हूं। उसके बाद ऑप्शन आता है क्या, तो झटका आगे आगे। अच्छा ऑप्शन भी आता है तो पास में करेंगे तो भी विभवांतर उत्पन्न होगा है। फिर एक पैर से खड़ा हो जाए फिर भी झटका आना है, क्यों आना है, क्योंकि हमारे यहां का प्रतिरोध और यहां का प्रतिरोध बराबर नहीं है। प्रतिरोध बराबर नहीं है तो विभवांतर यहां उत्पन्न होगा। जैसे आपकी बॉडी ऐसे टच करेगी तो स्पार्क यहां भी होना है, क्योंकि शरीर तो चालक है ना। तो कारण यह है, शरीर में पूरे भाग में प्रतिरोध बराबर थोड़ी है, विभिन्न प्रकार का प्रतिरोध है, इसलिए ऐसी घटना नहीं होती है। और ये जो झटका आता ना, ये ऐसे खड़े हैं जो झटका आता ना, इसको कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। कदम है ना, स्टेप पोटेंशियल। और ऐसे तार को टच करते समय झटका था ना, यहां से यहां तक का, वो होता है टच पोटेंशियल। और टच पोटेंशियल के मान देख लो ज्यादा है, स्टेप का मान क्या है, कम। तो टच पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा होता है। वैसे ये मैं आगे पढ़ूंगा अर्थिंग चैप्टर में, बट ये ध्यान रखना, टच पोटेंशियल, टच तो आप ऐसे करेंगे तो ये लंबाई ज्यादा होगी, स्टेप तो ये है, तो टच पोटेंशियल का मान सदैव स्टेप पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा। ओके करो। इतनी देर घर वालों को बोल रहा है, नहीं मैं मतलब मानता नहीं ना ऐसा। तो मैंने एक स्लाइड पूरी लिख दी,
दूसरी स्लाइड भी लिख दी है। पढ़ाई तो हमने भी की है। ऐसा अक्सर आता नहीं है घर वालों के फोन। कभी भी क्लास में फोन आए तो फोन लेके बाहर मत जाया करो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक अच्छी बात। यदि क्लास में फोन है, आप फोन लेके बाहर जाते हैं और आप मान लो चाहे पापा का फोन आए तो आप कहते हैं हाँ मैं क्लास में था, बोलो क्या है। और एक आप यदि फोन नहीं उठाते, बाद में कहते हैं मैं क्लास में था, तो पापा को ज्यादा खुशी होगी कि क्लास में फोन तो नहीं उठाता, कम से कम पढ़ता तो है और भेजा आपको इसीलिए था। और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता आप कोई बिजनेस बिजनेस छोड़ के आए हो पीछे। तो भी ऐसा कोई काम, इतना खतरनाक काम नहीं होता है कि जिसमें आपको बीच क्लास में बात करनी पड़े, है ना। कभी भी किसी की नहीं। और यदि आपको घर वालों को पता है कि आपकी क्लास का टाइम है सुबह 9 से सुबह 8 से शाम 3 बजे तक, तो फोन ही नहीं करेंगे इस टाइम में। 3 बजे तक आपको रिंग नहीं करेंगे घर वाले, फिर 3 बजे बाद कॉल करेंगे। यदि 3 बजे के बीच में कॉल आ रहा है तो मामला दूसरा है। नहीं, ऐसा अक्सर है। भले आप अपने घर वालों को कह दो मेरी कोचिंग 8 से 3 है, वो 8 से 3 कॉल करेंगे आपको? कभी कभी नहीं करेंगे। देख लेना, आप ट्राई कर लो, नहीं करेंगे। और रेयर टू रेयर फोन करना भी पड़ेगा तो 1 मिनट में कोई चीज पूछ नहीं, वो पूछ के तुरंत रख देंगे। मैं 2 स्लाइड पढ़ूंगा तब तक तो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो। हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा क्या? वोल्ट प्रति मीटर। एक और मात्रा कल पढ़ा था, क्या था? न्यूटन प्रति, अरे कुलाम। कल पढ़ा ना, न्यूटन प्रति कुलाम। ई बराबर एफ बटा क्यू, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब इसके बाद में एक होता विभव प्रवणता, जो कुछ नहीं है, बस विभव प्रवणता। इसके बारे में इतना ही लिखो, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। बताओ विद्युत क्षेत्र तीव्रता उल्टी हुई कि नहीं हुई? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है। हाँ, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव हो जाएगी तो आपको ये पता चल गया कि जो विभव प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्या हो गए भाई? माइनस। क्योंकि दिशा क्या हो गई? चेंज हो गई ना। माइनस विद्युत क्षेत्र तीव्रता। केवल निशान माइनस का ही आया। वो उच्च से निम्न थी, ये निम्न से क्या है? उच्च। तो राशि तो ये भी कौन सी है? सदिश राशि। और मात्रक इसका भी क्या है? वोल्ट प्रति मीटर। कर दो नोट। ओके। सदिश और अदिश को याद रखने का तरीका कुछ नहीं है। हाँ, धीरे धीरे आपको चीजें समझने में आपको पता चल जाती है। अब आपको कोई याद रखने का तरीका थोड़ा लगेगा, 2 ऐसा होता है 3 ऐसा होता है। मतलब इसको याद किया तो कोई तरीका थोड़ी लेके आए थे। आपने बार बार ये चीजें देखी, आपको बताएगा ये 2 है, आपने गलती से कभी इसको 3 बोला होगा तो आपको एक चांटा मार के बताइए 2 ही है, तो आपको याद होगा मतलब यही तो है। हर चीज का तरीका क्या आता है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब बेसिक कुछ चीजें जो फंडामेंटली करेक्ट होती है, जिसमें आप क्या छेड़छाड़ करेंगे। कोई कहेगा याद कराओ कि नहीं ये आंख है, ये नाक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाती है, 3-4 बार पूछा जाता है। फिर कोई रिश्तेदार आता है, छोटा बच्चा होता है, बेटा बता आंख कौन सी है। ऐसे ही तो होता है। वो धीरे धीरे उसके प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर उसको हमेशा के लिए याद हो जाता है। ऐसा ही तो है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस से ही होनी है। लिख लिया भाई। विभव प्रवणता के जो क्या हुआ?
विभव प्रवणता के बाद में अब जो चीज हम पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विभव के बारे में और धारा के बारे में, दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो विद्युत वाहक बल। यानी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ईएमएफ। ठीक है, तो अब आपको पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते किसे हैं, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? देखो कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, या धारा प्रवाह कराने के लिए लगने वाला आवश्यक बल। तो धारा प्रवाह कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करता है, लेकिन धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही होना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कब गति करेगा? जब उसके ऊपर बल लगेगा, और वो बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल हमारे पास सदिश राशि है, अदिश राशि है। विद्युत वाहक बल विभवांतर और विभव सब कौन सी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि है जो है, इसका मात्रक बताओ क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अच्छा, जैसे मान लो आपके पास सेल है, सेल में उत्पन्न क्या हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न होगा। और लोड पर वोल्टेज आता है टर्मिनल वोल्टेज। लोड पर क्या आता है हमारे पास? टर्मिनल वोल्टेज होता है। और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या ईएमएफ कहलाएंगे? क्या नहीं, वो कहलाता है हमारे पास विभवांतर, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होगा ना। तो लोड या टर्मिनल वोल्टेज पर जो ज्ञात किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? विभवांतर। ये किस में होता है? वोल्ट में। और सेल जो उत्पन्न होगा सेल के अंदर, वो क्या होगा? ईएमएफ। तो सेल के अंदर यदि जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। लोड पर लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। क्लियर है? करो नोट। लिख लिया भाई। अगला हमारे पास होता है विभव। ये विद्युत वाहक बल है ना भाई। अगला क्या है? विभव। ये जो भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, और आपको सवाल यहां से काफी ज्यादा दिखते हैं। इस चैप्टर प्रारंभिक विद्युत चैप्टर का मतलब तो केवल यही होता है कि हम वोल्टेज और धारा के बारे में पढ़ना होता है। मैं साइड में एक दो चीजें जैसे एक्स्ट्रा पहले आपको पढ़ाई, बाद में भी एक आध एक्स्ट्रा और पढ़ा दूंगा, ताकि साइड में कोई सवाल पूछे दिक्कत ना हो। विभव। विभव किसे कहते हैं भाई? इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कार्य, जो कार्य संपन्न होता है ना, उस कार्य को क्या कहते हैं? विभव। इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कार्य। तो इसलिए हमारे पास जो विभव होता है
वो कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटा। अच्छा, आवेश का मान 1 करूंगा, आवेश की जगह 1 लिखूंगा तो विभव किसके बराबर हो जाएगा? तो यही कह रहा हूं मैं, डेफिनेशन भी यही है कि इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे कार्य का मात्रक है जूल, और आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम कह दो, और यहां इसको दूसरा नाम क्या कह दूंगा? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम यहां क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है, यानी इसको मैं लिख दूंगा विभव क्या होता है? V बराबर W बटा Q। यही होगा ना? सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। अनंत क्षेत्र से इकाई आवेश को लाने में जो कार्य संपन्न हो रहा है वो कार्य ही विभव है। तो विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम लिखो या वोल्ट लिखो, एक ही बात है। वो यदि ऑप्शन दे दे बताइए विभव का मात्रक क्या है, और वो आपको वोल्ट ऑप्शन दे ही नहीं, जूल प्रति कूलाम दे सकता है। हो गया? ठीक है, अगला सवाल हो गया विभव के बाद में। विभव के बाद में हमारे पास आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? दो विभव के बीच का अंतर। दो विभव के बीच का अंतर हमारे पास क्या कहलाएगा? विभवांतर। यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो विभव के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर। अच्छा देखो कि मेरे पास एक बिंदु है यहां पर, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B, और इसमें धारा जा रही है I। यहां जो वोल्टेज होगा वो कहलाएगा VA, और यहां वोल्टेज जो होगा वो क्या कहलाएगा? VB। यही है, यहां वोल्टेज होगा VA, यहां है वोल्टेज VB। तो यहां विभवांतर क्या होगा भाई? VAB। AB का मतलब क्या होगा? कि VA माइनस VB, है कि नहीं है? दो विभव के बीच का अंतर, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। और धारा हमेशा क्या होगी? उच्च विभव से निम्न विभव। धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ये आप जानते हैं। यदि वोल्टेज VA बड़ा है तो धारा ऐसे जाएगी, और VB बड़ा होता है धारा ऐसे आ जाती है। ठीक है, यदि मैं आपको एक सवाल दूं इसमें
आप देखना केवल ध्यान से। ये मेरे पास है 10 वोल्ट, ए टर्मिनल है। ये बी टर्मिनल है, -4 वोल्ट। मैंने आपसे सवाल यही पूछा है कि वी ए बी का मान बताओ। पेन मत चलाओ। आपके पास ऑप्शन रहता है ये कि या तो 10, या 6, या 14, और यहां धारा का प्रवाह नहीं होगा, 0, ऐसे कुछ। तो 6 या 14 के अंदर आप फंस रहे हैं। 14 होगा। 6 होगा ना। तो इसका मतलब यदि मान लो आपसे इसमें भी कंफ्यूजन चल रहा है, तो ये है पहली क्लास की जोड़, बाकी में अंतर है। बाकी भाई कॉन्सेप्ट तो ये आ गया ना पूरा। दो विभव के बीच का अंतर, तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है। वी ए बी क्या होगा? वी ए का मान कितना होता है भाई? 10। वी बी का मान कितना होता है? -4। हाँ, वीबी का मान -4 है भाई। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बताओ वी ए बी बराबर क्या होगा? 10 + 4 बराबर 14 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं, चीजें ध्यान से समझ लेना। यदि मेरे पास 1 वोल्ट है, इधर 10 वोल्ट, इधर ही 10 वोल्ट, पूछूंगा धारा प्रवाह की दिशा। ए से बी है कि बी से ए है? तो आप इसमें क्या देखेंगे? इसमें यह देखेंगे कि वी ए बी का मान कितना आएगा? 10 - 10 बराबर 0। तो यहां धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना आवश्यक है, यह सवाल पूछा हुआ है। नोट डाल देना। धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। धारा प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है भाई? विभवांतर का होना आवश्यक है।
क्लियर? रुका हुआ ही हूं मैं तो। धारा की दिशा क्या होगी, ए से बी या बी से ए? सवाल तो मैं अच्छा देता हूँ, आसान तो होता है, उत्तर भी गड़बड़ आ रहे हैं, किसी किसी आते हैं, किसी गलत आते हैं। बेसिक लॉजिक को ध्यान रखना, बेसिक लॉजिक ध्यान रखते हुए आंसर दे तो सही आ जाएगा। ए से बी, हाथ खड़े करो। और जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनके बी से ए है। ओके, तो आपने जो हाथ खड़े किए उनके सबके सही है। बी से ए गलत है ना, ए से बी हो गया ना, 5 बड़ा है -8 से। 5 बड़ा है ना भाई। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अगला देखते हैं भाई। तो देखो 3 चीजें हैं, विभव, विद्युत वाहक बल, विभव और विभवांतर। और जो हमारे काम लेने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, परिपथ में विभवांतर ही निकालते हैं और सेल के अंदर लिखा जाता है सीधा मान विद्युत वाहक बल का। अब जो एक बहुत बड़ी राशि है जहां पर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है वो है वोल्ट मीटर में और विभव स्रोत में। एक होता है विभव स्रोत, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है धारा स्रोत, एक होता है अमीटर। अब इसमें किसी के अंदर होता है प्रतिरोध 0, किसी के अंदर होता है प्रतिरोध अनंत, मतलब निम्न या उच्च, और चारों में 2 में निम्न है, 2 में उच्च है, जिसमें एक निम्न वोल्टेज में है और एक निम्न है धारा में। इसलिए इन चारों को लेकर बड़ी कंफ्यूजन रहता है। यदि मान लो आप केवल सीधा सीधा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आपके भी रहेगा, और जो चीज समझो वो समझ लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रतिरोध निम्न चाहिए कि प्रतिरोध ज्यादा उच्च चाहिए। ठीक है ना, वो ध्यान से समझ लेना, इसलिए वो टिपिकल मामला है। समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा ये इतना सा ही था। तो पहला है हमारे पास विभव स्रोत। विभव स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल्टेज सोर्स। और सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीजें मिलेगी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो विभव स्रोत क्या करेगा, विभव प्रदान करेगा। ठीक है ना, जल स्रोत क्या करेगा, पानी प्रदान करता है। जल स्रोत, तालाब क्या है, जल स्रोत। लोटा तो जल स्रोत है नहीं। जल स्रोत कौन सा होता है, जो जल प्रदान करता है। तो विभव स्रोत क्या होगा, विभव प्रदान करता है। जो विभव प्रदान करेगा वो क्या होगा, विभव स्रोत। अब समझो मेरी बात को ध्यान से। वोल्टेज सोर्स है तो मैं प्लस माइनस यहां क्या लिखूंगा, वी एस। और वोल्टेज सोर्स के प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में ही होता है, तो क्या लिखोगे, आर एस। और आगे हमें पता नहीं है कैसा भी नेटवर्क एंड लोड होगा, दिख नहीं रहा, मतलब अलग अलग भांति भांति के होते हैं। तो इसमें यहां लिख देंगे आगे कोई भी परिपथ होगा यानी नेटवर्क होगा, या क्या होगा, लोड।
आपकी इच्छा क्या है, ज्यादा से ज्यादा धारा किसको प्रदान करूं, लोड को। आप कभी भी बैटरी लगाते हैं तो क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज किसको प्रदान करना चाहते हैं, लोड को। ज्यादा से ज्यादा धारा किसको प्रदान करना चाहते हैं, लोड को। तो लोड को ज्यादा से ज्यादा धारा प्रदान करना चाह रहे हो तो यहां पर बाधा कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, बस यही है। तो आदर्श विभव स्रोत में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, 0। आदर्श कंडीशन तो तब आएगी ना जब बिल्कुल ही ना हो, उसे तो आइडियल का है। और जब यदि मान लो प्रायोगिक या वास्तविक बारे में बात करेंगे तो निम्न होनी चाहिए, प्रायोगिक या वास्तविक। ये क्या होता है भाई, आरएस का मान निम्न। और हम तो 0 करना चाह रहे हैं लेकिन हो थोड़ी पाता है, तो हम चाहते हैं कम से कम हो। तो बताइए आदर्श विभव नहीं, सॉरी ऐसा बताइए, विभव स्रोत में प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम से कम, या क्या यथासंभव कम, या कह दो निम्न, बात एक ही है। कम से कम, यथासंभव कम, निम्न। क्यों कम किया आपने प्रतिरोध, क्यों, आप धारा इसको क्या देना चाह रहे हो, लोड को ज्यादा, लोड को ज्यादा देना चाह रहे हो तो बाधा क्या आनी चाहिए, कम। क्लियर है ना, बस इतना सा काम था, कर लो नोट। मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये कम आएगा ज्यादा आएगा। लिख लिया, अब इसको वापस समझ लेते हैं भाई। विभव स्रोत, विभव स्रोत का कार्य क्या होता है, स्रोत है तो कार्य विभव प्रदान करना है। आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, प्रतिरोध है, ये नेटवर्क या लोड जो भी है, आपने जब बैटरी लगाई तो उस समय आपने क्या तय किया था कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई किसको दूंगा, लोड को। तो लोड में धारा क्या जानी चाहिए, ज्यादा। तो लोड में धारा ज्यादा जानी चाहिए तो बीच में बाधा क्या रहनी चाहिए, कम। बाधा कम रहनी चाहिए तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम। और आदर्श कंडीशन होगी तो प्रतिरोध होना ही नहीं चाहिए, तो आरएस क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक आपने और सुना था वोल्ट मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर कार्य क्या होता है, और विभव को मापना। वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है, हाँ विभव, विभवांतर मापेगा, मतलब विभवांतर को मापेगा, दो विभव के बीच का अंतर मापेगा, या वोल्टेज को मापना। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज मापेगा, यानी वोल्टेज का डिफरेंस ही मापेगा, दो टर्मिनल है। विभवांतर लिख दो भाई विभव की जगह, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, विभवांतर को मापना। ठीक है, अच्छा वोल्ट मीटर है, परिपथ में लोड के समांतर में लगाया जाएगा, श्रेणी में लोड के अक्रॉस लगेगा। यह है
परिपथ में लोड के समांतर लिख दो या एक्रॉस लिख दो, बात एक ही है। यहां तक तो वोल्ट मीटर की सिंपल जानकारी है। अब आप कुछ भी नहीं लिखें, अब ध्यान से देखें। ये है हमारे पास वोल्ट मीटर, इसकी औकात है 110 वोल्ट तक मापने की। अच्छा, रेंज क्या होती है? औकात ही तो होती है। तो इसकी रेंज है 110 वोल्ट तक मापने की। ये 110 वोल्ट से ज्यादा नहीं माप सकता। तो 110 वोल्ट से माप ज्यादा नहीं माप सकता, तो हमने कहा यार इसमें एक काम करते हैं। मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो वोल्ट मीटर के समांतर में प्रतिरोध जोड़ दूं, एक है वोल्ट मीटर के श्रेणी में जोड़ दूं, ताकि कुछ वोल्टेज है उस प्रतिरोध के एक्रॉस आ जाए। तो मैं कहूंगा इसमें तुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि समांतर में वोल्टेज बराबर ही होते हैं, समांतर में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो ऐसा तो मैं जोड़ूंगा नहीं। तो एक कौन सा ऑप्शन बचेगा? श्रेणी में। समांतर में प्रतिरोध जोड़ने कोई फायदा होगा क्या? नहीं। समांतर में वोल्टेज सदैव ही क्या होते हैं? बराबर। तो मैंने एक समांतर में, सॉरी श्रेणी में एक प्रतिरोध जोड़ दिया। अच्छा, श्रेणी में प्रतिरोध क्यों जोड़ा? माप सीमा बढ़ाने के लिए। जोड़ने का कारण क्या है? माप सीमा बढ़ाने के लिए। अब मुझे मापना कितना है? 500, और ये कितना मापता है? 110 तक। तो मैंने इसको कहा कि तू 100 माप, मैं इसके अक्रॉस ले लेता हूं 400, और तू एक काम करते, जो नीचे पन्नी चिपकी हुई है ना, जो 1 2 3 4 5 लिखा है, तू 1 की जगह 5 लिख दे, 2 की जगह 10 लिख दे, 3 की जगह 15 लिख दे, इसी प्रकार 100 की जगह 500 लिख दे। लिख दिया उसने। 100 की जगह क्या लिख दिया? 500। तो बताओ ये एक्चुअल में 500 था कि नहीं था? 500 ही है। इसकी खुद की रेंज तो 100 ही थी, लेकिन उसने कुछ साइड वाले को दे दिए, और इसने ये तय कर लिया था मेरे पास 1 आएगा तो तेरे पास 4 आएगा, कुल वोल्टेज उसमें है कितना? 5। तो जो जनता देखे उसको 5 ही तो दिखाना है। तो उसने कहा 500 तक माप लिया, तो रेंज माप सीमा बढ़ा ली। यदि हमें और 1000 तक मापना है तो मैं यहां 100 करूंगा, तो यहां क्या कर दिया? 900। तो 1000 तक माप रहा है। तो यदि पेट नहीं भरे तो 10,000 तक माप लो। लेकिन फिर यह कहेगा नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। इसके लिए अब आपको लगाना पड़ेगा पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। वो कहता है देखो तुम है ना 500, 1000, 2000, 4000 तक तो ठीक था, मैं तुम्हारा काम कर रहा था। अब तुम तो हद ही कर रहे हो कि तुम तो कह रहे हो 220 के भी माप, और मेरी रेंज है 100 की, तो 220 के भी तो नहीं माप पाऊंगा। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो पीटी क्या माप देता है? पीटी क्या करता है? पीटी खुद कुछ नहीं मापता, वो भी इसी का काम इसी से करवाता है। वो कहता है केवल प्रतिरोध से नहीं होना है। 220 केवी का मामला है। वो कहता है कितनी आ रही है वोल्टेज, आ कितना रखे? 220 केवी। कि 220 केवी को तुरंत 1100 में बदल दो। ये काम कौन करेगा? ट्रांसफॉर्मर। 220 केवी को किसमें बदल दिया? 1100 में। फिर 1100 को तो माप ही लेगा, इसके पास लॉजिक था। तो 1100 माप लिया, 1100 मापते वो के आता है, के से गुणा करते वापस क्या बन जाएगा? ये पता चल जाएगा ना कि भाई कितना है। तो ये इसने स्केल, अनुपातिक स्केल के द्वारा मापा जाता है। अनुपातिक स्केल का मतलब क्या होता है? कि स्केल में मान चेंज कर देगा। 1 की जगह 1000 बताएगा, 2 का मतलब 2000, 3 का मतलब 3000। तो अनुपातिक स्केल के द्वारा। आप गाड़ी चला रहे हो, आप कह रहे हो 50 की स्पीड से चल रही है, कैसे पता चल रहा है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर में वो संकेतक की जगह नीचे बदल दोगे, 50 की जगह 70 लिखोगे, तो आपको तो यही पता चलेगा 70 है। बस लिखने से ढंग से चाहिए थे चीजें। ऐसा है मामला। क्लियर? तो अब बताओ कि आपने प्रतिरोध कैसे जोड़ा? श्रेणी क्रम में। क्यों जोड़ा? माप सीमा बढ़ाने के लिए। निम्न मान का, उच्च मान का? उच्च मान का। तो ये सारी चीजें एक ही लाइन होगी। वोल्ट मीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उच्च मान के प्रतिरोध को
श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए उच्च मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। समांतर के बाद लिखा एक्रॉस, ACROOS, एक्रॉस। तो समझ आ गए प्रतिरोध क्यों जोड़ा? माप सीमा बढ़ाने के लिए। और कौन से क्रम में जोड़ा? श्रेणी क्रम में। निम्न मान का उच्च मान का उच्च मान का, हमें माप सीमा बढ़ानी थी, इसीलिए इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना? हेलो, हाँ, क्लास में चलो भाई, लिख लिया? तो ये तो हो गया आपके पास विभव स्रोत, वोल्ट मीटर। अब आता है हमारे पास धारा के बारे में। हेडिंग डालो विद्युत धारा। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हो भाई? विद्युत धारा ही कहते हैं। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हो? विद्युत धारा। ठीक है। अब यहीं से हमारे पास विद्युत धारा है, इसका प्रतीक क्या है भाई? आई। तो प्रतीक तो आई है। मात्रक इसका वोल्ट मीटर है, सॉरी मात्रक है एम्पियर। अच्छा, अब आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? आई बराबर, आप ध्यान से देख लेना भाई, dq बटा dt। इसका मतलब ये आवेश प्रवाह की दर है, d/dt होता है अवकलन प्रवाह की दर। ये ऑप्शन में है तो आंसर यही होगा। ये ऑप्शन नहीं है तो इसको dq मतलब आवेश में अंतर है तो डेल q बटा डेल t कर देते हैं, ये हो जाएगा। ये है तो उत्तर यही होगा। ये नहीं है तो आपके पास आएगा I बराबर Q बटा T। तो Q बटा T सीधा नहीं है भाई। अब यदि मान लो ये तीनों ऑप्शन है, बताइए कौन सा है विद्युत धारा का सूत्र? और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो पहला करेक्ट है। पहले जो है वो पहले करेक्ट।
सबसे पहले क्या आएगा, डी क्यू बटा डी टी, इससे क्या बना डेल क्यू बाई डेल टी, इससे बना क्यू बाई टी। मात्रक एम्पियर कह दो, और यहां आपको यहां से नजर आ रहा होगा, क्या आ रहा है, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, या आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो, तो आप कहेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई बराबर क्या होगा, डी क्यू बटा डी टी, या आई बराबर डेल क्यू बटा डेल टी, या आई बराबर क्यू बटा टी। प्रतीक क्या है इसका, आई, मात्रक क्या होगा एम्पियर, या कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, ओके। अच्छा, देखो विद्युत धारा यदि ए से बी जा रही है, विद्युत धारा ए से बी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बी से ए। ये लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे तो बना लो, चाहे तो लिख दो कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा धारा उच्च विभव से निम्न विभव जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर होगा जहां नेगेटिव है। आपने एक मैंने प्लस से एक माइनस का दिया था, तो आपने प्लस से माइनस धारा गई थी, धारा तो उससे निम्न गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां होगा, ऋणावेश में, तो इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे ही हो गए ना। देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां होता है, ऋणावेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। देखो कि ऐसा है कि आप खाना बनाते हैं तो ताप देते हैं, तापमान के कारण धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उछल कूद मचाते हैं, फिर वो रोटी में आ जाते हैं, फिर आप इलेक्ट्रॉन खा जाते हो। तो एक्चुअल हम इलेक्ट्रॉन की गति करवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो गति है आवेश की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक कण है, वो गति क्यों करेगा, आवेश प्रवाह की तरह। वो तो वैसे हो गया कि तीन आदमी है, तो एक ने इंटे यहां से लेके उसको दी, उसने इंटे लेके उसको दी, उसने इंटे लेके उसको दी, इंटे तो गई, आदमी तो वही है, तो आवेश का तो प्रवाह हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वास्तव में प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो कण है ना, ऐसे थोड़ी जीएसएस से लाइट आपके घर आई, आपके घर से इलेक्ट्रॉन गए, तो धीरे धीरे इधर का तार पतला होने लग जाएगा। क्या ये पतला कैसे हुआ कि काफी दिन हुए इलेक्ट्रॉन काफी चले गए हैं, धीरे धीरे जा ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चले गए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो जैसे थॉमसन कह के गया है, तो हमने मना नहीं किया, हमने कहा तुम ही बुजुर्ग थे, तुमने इलेक्ट्रॉन देखा है, तुमने बताया तो मान लेते हैं, देखा तो और किसी ने है नहीं। चलो ठीक, लिख ले भाई। ठीक है ना, अगला है विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल होती है प्रकाश चाल के बराबर। प्रकाश चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये जो चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना भाई, 3 लाख किलोमीटर। और इसको मील प्रति सेकंड बदलोगे तो 1,86,000। मील प्रति सेकंड।
ठीक है भाई। तो विद्युत धारा की चाल किसके बराबर है? प्रकाश चाल के बराबर। कितना होगा? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 1,86,000 मील प्रति सेकंड। ठीक है भाई। विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? राशि तो प्रदिश है, बट अदिश लिखेंगे। अब ये सारे मान मैंने लिख दिया है, सारा मान लिख दिया। तो अब वो ऐसा भी कर सकता है कि अच्छा इसमें तो सब कुछ बता दी, ये लो 3 गुणा 10 की घात 10, मतलब अभी उसका माथा खराब है तो कुछ भी देगा वो, 10 की घात 11 मिलीमीटर प्रति सेकंड। दो ना, फिर वो दे ही तो सकता ही है। ऐसा सवाल आपके कोई परीक्षा में नहीं आया, लेकिन किसी और परीक्षा में आया हुआ है। आपके ये आया है, ये आया है, ये आया है। सबसे ज्यादा चाल होती किसकी है? प्रकाश चाल। वोल्ट मीटर की वोल्टेज रेंज क्या है? वोल्ट मीटर की वोल्टेज रेंज है 0 से 110 वोल्ट। अमीटर की वोल्टेज रेंज है 0 से 25 नहीं 5 एम्पियर। सामान्यतः यही होती है। बाकी माप सीमा बढ़ा लो, चाहे जितना करो ना। पीटी सीटी अपने पास पड़े हैं, लिख लिया। विद्युत धारा कितने प्रकार की है? 2। ये तो आपको आराम से समझ, ये तो आपको आ रहा होगा समझ में। तो क्या आ रहा है? पहले ही आ रहा है आपको। विद्युत धारा कितने प्रकार की है? 2। दिष्ट धारा, दूसरा होगा एसी, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का मतलब है जिसका दिशा व मान दोनों सदैव क्या रहेंगे? नियत। ये क्या है? दिष्ट धारा जिसका दिशा व मान समय के साथ क्या होगा? परिवर्तित। इस समय मान सदैव नियत रहता है। इस समय मान सदैव क्या रहता है? नियत। ठीक है। अच्छा, आवर्ती इसकी कितनी होती है भाई? 0 हर्ट्ज। आवर्ती कितनी है? 0 हर्ट्ज। ठीक है। और इसका दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित। ऐसे लिखा रहा हूं, ये तो आपको सब चीजें लगभग मालूम है। आवर्ती के बारे में ऐसा लिख लो कि आवर्ती जो है एफ बराबर 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। कहाँ की बात हो रही है? अपने यहाँ की बात हो रही है, भारत की। ये जो है एफ बराबर 60 हर्ट्ज है, ये यूएसए की है। ये यूपी पीसीएल में पूछा गया था परीक्षा में, और कहीं नहीं पूछा गया है। उन्होंने इंग्लिश, वो जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुई ना किताब, उन्होंने उस किताब को देखा। ये आया कहां से? हम अमेरिका क्यों लिखते हैं? किताबें इंग्लिश में है, वो अमेरिका वालों ने लिखी थी, हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने वहीं की आवृत्ति लिखी ना, है बराबर 60, तो हमने अपना 50 तो लिख दिया, लेकिन उनको 60 को पड़ा रहने दिया। पर किसी ने सवाल बनाने वाला नहीं बना लिया सवाल, बाकी से लेने देना हमारा कुछ था ही नहीं। हमने कभी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी लिख दी, न्यूजीलैंड की लिखी। अमेरिका के पीछे क्यों पड़े हो? कारण यही था कि जो IEEE संस्थान है वहीं पे, जो मुख्य ऑथेंटिक बुक छपती है वो वहीं पे छपती है, सारी इंग्लिश में।
हमने यहाँ पर हिंदी में क्या किया, ट्रांसलेट, तो अपने यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते, उसकी तो आंकड़ा रखना ही पड़ेगा। हमने अपना आंकड़ा दे दिया 50, उनका भी रख दिया 60। फिर यूपीपीसीएल ने परीक्षा ली थी, उन्होंने एक पूछ भी लिया सवाल, क्या बताओ यूएसए की, अमेरिका की क्या है, 60। इसलिए आप हिंदी की जब भी किताब पढ़ोगे दिए हमेशा 60 वाले पढ़ोगे। इंग्लिश की किताब पढ़ोगे इंडिया वाली में, उसमें है ही नहीं, वो यूएसए बात ही नहीं करता कि इंग्लिश में लिखी, हमने लिखी, कहीं दूसरा ट्रांसलेट की नहीं, बात खत्म। वो नहीं लिखता, वो ये निमी वालों ने लिख दिया, फिर आगे चलती गई, फिर सवाल पूछ ले, इसलिए हम भी पढ़ाते गए। इसलिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ता है। चलो, दिशा व मान सदैव नियत दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित। इसको संचित किया जा सकता है। और बताओ इसमें क्या मामला पड़ा है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, उपयोगी। ठीक है, वायरस में वितरण के लिए इसको काम लेते हैं, संचित नहीं कर सकते, और कम खतरनाक होती है। इतने पॉइंट बहुत है, बाकी हम ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे ना तब इसके बाकी के पॉइंट पढ़ेंगे। पानी ले आने। +-3% कहां से आया, अपने घर से आया, कहां से क्या आता है, मतलब +-3% का मतलब क्या होता है, ये तो पूछा ही जाता है, कहां से आया क्या पूछा जाता है। +-3% का मतलब है कि यदि आवृत्ति आपके 50 हर्ट्ज होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, जो एग्जैक्ट 50 लेना मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो चल जाएगा, और वो 3% से ज्यादा रेंज में नहीं होना चाहिए। यदि 3% ज्यादा रेंज में फ्लक्चुएशन आ रहा है आवृत्ति का, तो वो एसी के लिए खतरनाक हो रही है, मतलब अपने शुद्ध एसी के लिए। हमने जो इक्विपमेंट लिया, मोबाइल लिया है, जो भी चीजें ली है, वो कितने हर्ट्ज के हिसाब से बनी है, 50। अब यदि आप इसको 56 हर्ट्ज देंगे तो वो काम सही ढंग से करेगा क्या, नहीं, वो कहेगा +-3 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, +-3 के बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहे हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के बना रहे हैं, वो 50 और 60 दोनों की बना रहे हैं, जो दोनों पे काम करे, बराबर रूप से काम करे, इसलिए अब इतना ज्यादा खतरा रहा नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोटर है आपके घर पे, वो इलेक्ट्रिकल उपकरण है, वो उसी हिसाब से काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक को तो 50 से 60 के बीच में दोनों में कॉम्पिटेबल बना दिया। जिसमें उदाहरण देता हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड इंडिया में बनते नहीं है, ये बनते हैं ताइवान में, पूरे वर्ल्ड में ताइवान में बनते हैं, तो ताइवान बनते वहां से आते हैं, तो वहां से आते हैं तो वो तो सब कंट्रियों को भेजते हैं, तो 50 और 60 दोनों बना। अब वो कहेगा कहीं भी जा, मेरी तरफ से फैक्ट्री से फ्री, चाहे तो इंडिया जा, चाहे अमेरिका जा, चाहे चाइना जा, चाहे नेपाल जा, कहीं जाओ। हाँ, क्योंकि हम इसलिए पता है, इसको बॉक्स लेते ना, इसके बॉक्स के साथ इसकी जो पिन लगाते हैं प्लग वाली, वो आती है 4 या 5 तरह की। जो चाइना में तो आते हैं शायद कि नुकीले से होते हैं, चपटे चपटे,
वैसी भी पिन साथ में आती है, गोल घेरे वाली भी आती है, 2 पिन वाली भी आती है, मतलब 4-5 वो अलग अलग कंट्री के कारण आती है। अपने तो 3 पिन का सॉकेट है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, जिसमें जो थर्ड पिन है वो मोटी होनी चाहिए, वो अर्थिंग के लिए है। तो ऐसा है? नीचे वाला 60 हर्ट्ज का है, 50 से 60 तक सब कॉम्पेटिबल रहता है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आने लगे वो सब हो गए आजकल, जितने भी है। शुरुआत में क्या है कि जो वो मोबाइल लेके आते थे ना बाहर से, फिर यहाँ चार्जिंग में दिक्कत होती थी, अब नहीं होती है। अब वो दुबई जाते हैं इसलिए एक आईफोन लेके आएंगे, नहीं सस्ता मिल जाता है और किराया बच जाता है। मतलब है कि एक आदमी गया, जैसे अभी आईफोन 14 है ना, कितने का रहा है? 1 लाख से ऊपर का आएगा, कम तो देगा नहीं वो, जितना भी 1 लाख से ऊपर, मुझे नहीं आइडिया। हाँ, कोई भी आईफोन लॉन्च होगा तो 1 लाख से ऊपर ही होगा, वैसे भी लॉन्च होगा तो 1 लाख से ऊपर ही आएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है, काफी सालों से देख रहे हैं, तो 1 लाख से ऊपर का है। तो वहां पर क्या जीएसटी वेस्टी लफड़ा है नहीं, तो वो टैक्स नहीं लगता है, तो 20-30 हजार रुपये सस्ता आ जाता है। 30 हजार रुपये सस्ता आ गया फोन, तो आने जाने टिकट के पैसे बच गए, कुछ खर्चे बच गए। फोन तो ये वैसे यहाँ लेना ही था उसको, तो फोन वहां जाके ले आया। तो ऐसे बचत हो जाती है। दूसरी बचत वो कर लेते हैं, कोई सोना लेके आ जाते हैं, ऐसा होता है। हाँ, ज्यादा तो कोई कुछ भी नहीं ला सकते, फोन भी तो एक ही ला सकते हो, फोन आपके पास 2 हो सकते हैं। हाँ, तो 12 ग्राम एक नहीं, 12 ग्राम नहीं है, गलत आंकड़ा है। 12 ग्राम आंकड़ा गलत है। 12 ग्राम में चेन नहीं होती है, चेन होती है 2 या 3 तोले की, तो चेन ला सकते हैं, चेन लाते हैं। अरे तोला कहीं नहीं चलता है, लेकिन 12 ग्राम में तो एक ही तोला होता है। तो चेन तो ब्रेसलेट लाएगा, वो कैसे लाएगा? लोग लाते हैं ब्रेसलेट, वो इसलिए नहीं लाएगा, वो कहेगा सारे आपके ले आऊंगा, मैं मेरे घर पे क्या लाऊंगा, कुछ तो मुझे भी ले देना है। तो बाकी ऐसा नहीं है, शायद तक 3-4 ऐसा कुछ, मतलब 50 ग्राम के भीतर भीतर ही है जो भी है, लेकिन ऐसा है केवल 1 तोला नहीं होता, 12 ग्राम के आसपास तो एक ही तोला बनता है, 11.6 का। ठीक है, वो पढ़ाना आते हैं ना आपको, मैथ सोनी जी, पूछ लेना, उन्हीं को पता है। तो हाँ, तो ऐसा है। तो वो वहां से लाते हैं, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगानी नहीं पड़ती, तो वो और पैसे बच जाते हैं। तो जो दुबई घूम के आते हैं, तो एक्चुअल में फ्री में घूम के आते हैं। जब उसको छोड़ना या आईफोन खरीदना है, तो फिर यहाँ से मत खरीदो, आप दुबई घूम के आ जाओ, घूम के भी आ जाओगे, फोन भी ले लोगे, दोनों काम हो जाएगा। ये घूमने जाते हैं वो सारे दुबई क्यों जाते हैं, अमेरिका तो नहीं जाते, क्योंकि वहां पैसे भी लगने हैं ज्यादा और कम में भी कुछ नहीं आएगा। तो कारण ये है, ऐसे ही तो होता है। चलो, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब और क्या बताएं भाई, एक और बच गया, क्या बच गया? धारा स्रोत, और दूसरा है अमीटर। चलो भाई नोट करो, धारा स्रोत या अमीटर। धारा स्रोत का कार्य क्या होगा? सिंपल कैसे, अपन तब कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। वोल्टेज सोर्स में हमेशा प्रतिरोध श्रेणी में लगता है, धारा स्रोत में प्रतिरोध कौन सा क्रम होता है? अब आप बताओ, ये नेटवर्क या लोड है, नेटवर्क है, और या फिर ये क्या है? लोड। अब बताओ, यहां से धारा आएगी, वो धारा कितनी दिशा में जा रही है भाई? इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा धारा किधर भेजना चाहते हैं? लोड को। तो इसमें धारा क्या जानी चाहिए भाई? कम। धारा का भाग क्या जाना चाहिए? कम। तो प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? बस। और प्रतिरोध यदि बहुत ज्यादा होने का मतलब अनंत हुआ, अनंत प्रतिरोध, तो धारा गई नहीं। बात समझ आई? अनंत प्रतिरोध हुआ तो धारा गई क्या? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इधर धारा कम जानी चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा।
तो आप क्या लिखेंगे? आदर्श धारा स्रोत में आर एस का मान क्या होगा? अनंत। और प्रायोगिक रूप से क्या होगा भाई? उच्च। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं आई? आपको तो आई नहीं? नहीं आई ना? आप करंट किधर भेजना चाहते हैं? लोड को कि इस प्रतिरोध को? लोड को। हम हमेशा बैटरी क्यों लगाएंगे? लोड के लिए। ऐसे थोड़ी है कि हमें शौक चढ़ा हम बैटरी लगा खाएंगे, ऐसा तो आया नहीं। हम यहाँ तो बल्ब जलाना चाहेंगे, पंखा जलाना चाहेंगे, लोड के लिए लगाएंगे। तो आप क्या चाहोगे? धारा ज्यादा से ज्यादा किस में जाए? लोड में। तो इसमें धारा क्या जानी चाहिए? कम। धारा कम कब जाएगी? जो प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। बस प्रतिरोध क्या रखना है? ज्यादा। इतना सिंपल केस है। बाकी कुछ पढ़ लेना, कुछ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सिंपल की जगह रह गए, है कि नहीं भाई? तूने भी पढ़ा है। मेरे से सबसे ज्यादा बार इलेक्ट्रिशियन इसी ने पढ़ी है। ये हर बैच में रहता है मेरे साथ। और इसकी एक कंडीशन है, आप देख लेना, कोई पुराना है तो उसको पता है। जब तक बैच में ना 100 के आसपास बच्चे नहीं होंगे ना, तब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होता, इधर आता नहीं है। तब तक चालू करके चला जाता है। जब उसको लग जाता है कि हाँ अब तो 100 के आसपास बच्चे हो गए, तो फिर इधर आके बैठ जाता है वो। आपने पहले चेक किया होगा, नोट किया होगा, कभी भी ऐसा ही है। हाँ, पिछले 3-4 महीने से मैंने तो यही पाया है। ऐसा ही है ना? ये कहता कम में पोषाता नहीं मेरे। लिख लिया होगा भाई। अमीटर। और अमीटर का कार्य क्या हो गया? धारा का मापन करना। धारा का मापन कौन करता है? अमीटर करता है। बहुत बढ़िया बात। अच्छा, धारा का मापन अमीटर करता है, तो अब बताओ इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित। ये भी ठीक। नेक्स्ट, ये है मेरे पास अमीटर। अमीटर की खुद की रेंज है 5 एम्पियर तक। मैंने इसको कहा 20 एम्पियर की धारा है, माप लेगा। ये मना कर रहा है कि 5 एम्पियर तक ही माप पाएंगे, तो इसको माप सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो माप सीमा बढ़ाने के लिए मुझे जोड़ना प्रतिरोध। अब समझना, लिखो मत, सुन लो। प्रतिरोध जोड़ने के लिए 2 कंडीशन, या तो श्रेणी में जोड़ो या समांतर में जोड़ो। श्रेणी में जोड़ने पर आप कहोगे धारा में परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि श्रेणी में धारा एक समान होती है। तो श्रेणी में जोड़ोगे क्या? नहीं। अब कौन से क्रम में जोड़ोगे? तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि जोड़ना किधर है? समांतर में। ठीक है। अब समांतर में यदि प्रतिरोध ज्यादा जोड़ोगे उच्च मान का, तो धारा इसमें क्या जाएगी? कम। और प्रतिरोध कम मान का जोड़ोगे तो धारा क्या जाएगी? ज्यादा। और मैंने आपको कह दिया तू 100 एम्पियर माप, इसके पास है 5 एम्पियर, इसके पास कितना आएगा? 95। 95 तो धारा क्या है? ज्यादा। तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ऐसा लॉजिक है। 100 एम्पियर मापना, इसको खुद का खुद कितना माप सकता है? 5। बाकी 95 कहां से गुजरेगा? इधर से। वो कहेगा 5 अपने यहां से निकल जाओ, मैं 5 की जगह सीधा 100 लिख दूंगा, 95 साइड में से निकल जाओ, बाईपास सीधा है। तो यहां पर 95 एम्पियर हुआ, तो मतलब धारा क्या हुई? ज्यादा ही। तो धारा ज्यादा तब आएगी तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। बस यही लॉजिक है।
और कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक से ध्यान रखोगे तो सारा ध्यान रह जाएगा, नहीं तो बैठे रहो। तो बताओ, अमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए निम्न मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। धारा स्रोत और अमीटर। चलो, विद्युत धारा के प्रभाव बताओ क्या आता है। एक तो होता है रासायनिक सेल में आता है, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं, रासायनिक प्रभाव। एक जो मोटर जनरेटर में काम में लेते हैं वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। एक हम हीटर में भी काम लेते हैं विद्युत धारा को, इसको कहते हैं उष्मीय प्रभाव। और एक क्या है कि हम ट्यूबलाइट वगैरह में काम लेते हैं तो ये आयनीकरण प्रभाव। एक होता है एक्स किरणें प्रभाव, एक्स रे। एक हाथ लगाओगे तो झटका आएगा, शोक प्रभाव। क्या रामनिवास का क्वेश्चन क्या है। सर वास्तविक आरएस का निम्न होने पर क्या होगा, सवाल तो क्या है, क्या है, हिंदी इंग्लिश मिक्स। सर वास्तविक आरएस का निम्न होने पर क्या होगा मीटर में। अमीटर में कौन सा आरएस आया है। शंट प्रतिरोध का मान निम्न होने पर क्या होगा, धारा ज्यादा आएगी, माप सीमा बढ़ेगी, तो वही तो लाइन लिखी हुई है। अमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए निम्न मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं कारण सहित लिखी हुई चीजें हैं, और इसमें तीन चीजें हैं। जोड़ा कैसा जाता है, समांतर क्रम में। कैसा प्रतिरोध है, निम्न मान का, ठीक है। और क्यों जोड़ा जाता है, माप सीमा बढ़ाने के लिए।
आवृत्ति को 50 या 60 हर्ट्ज क्यों लिखते हैं? इतनी होती है। 50 हर्ट्ज की होगी 50 लिखेंगे, 60 हर्ट्ज की होगी 60 हर्ट्ज लिखेंगे। 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज लिखते मतलब 50 से 60 हर्ट्ज के बीच की है रेंज है वो। जैसे मैंने बताया आजकल नए इक्विपमेंट आते हैं ना, वो 50-60 दोनों लिख देते हैं। तेरे 50 पे भी चलेगी 60 पे भी चलेगी, तू चिंता मत करना। यही तो मतलब है। चलो भाई, इसी के साथ ये चैप्टर इतना ही है, समाप्त है। इसके सवाल कर लेना, जो भी डाउट आए इसको सोल्व करा देंगे। और आज आपका टेस्ट है जो कि ऐप में है। ऐप में टेस्ट का जो टाइमिंग है वो 30 मिनट का टेस्ट होगा, लेकिन होगा 5 से 6 बजे के बीच। 5 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 6 बजे के बाद आप टेस्ट सबमिट नहीं कर पाओगे। 6 बजे टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। भले आप 5:45 शुरू करो तो भी 6 बजे बंद होगा वो। 1 मिनट पहले करोगे तो भी 6 बजे बंद होगा, वो ऑटो ऑफ हो जाएगा। और फिर उसका रिजल्ट कर देंगे जारी। ठीक है, हाँ बस 5 से 6 बजे के बीच टेस्ट है। आधे घंटे का टेस्ट है, 5 से 6 बजे के बीच। टाइम आपको बता दिया एग्जैक्ट। ओके, चैप्टर है पहला आवेश वाला।